हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है और क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? एक बार जल्दी से मुझे बताना जी। बहुत बहुत गुड इवनिंग। तो एक बार जल्दी से मुझे बता देना, सब बच्चे अटेंडेंस लगा देना। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, पारुल, रितिका, सरीम। यस सर, आ रही है। ओके, तो बहुत बहुत गुड इवनिंग, नमस्कार सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। श्रेया, भविका, पारुल, गुड इवनिंग। सरीम, गुड इवनिंग जी। राजपूत, प्रेमलता, अवनी, श्रेया, निशी। ओके ओके ओके, तो बहुत 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 नमस्कार सब बच्चों को। और क्या हाल चाल है बच्चों आपके? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज तो मज़ा आएगा बच्चों, आज तो आ हा हा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। तो बड़े दिनों बाद बच्चों मुर्गे आज फंसेंगे मेरे जाल में। आज तो बहुत सारे क्वेश्चंस लाया हूं मैं आपके लिए, और आज करेंगे बच्चों। देखते हैं किसकी तैयारी कितनी बढ़िया चल रही है। तो एक बार बच्चों अटेंडेंस लगा देना। जिस बच्चे ने वीडियो लाइक नहीं करी, एक बार वीडियो लाइक कर देना, तो आपके लाइक से पता लग जाएगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बहुत अच्छी चल रही है, चलो बहुत बढ़िया। पारुल, निखिल की भी बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया निखिल जी। ठीक है, निशी का आज पेपर था। ओके, ठीक है, तो तैयार हैं बच्चे? ऑल राइट, ठीक है बच्चों, तो मेरे पास भी आ चुके हैं आपके मैसेज। तो सब कुछ ठीक चल रहा है बच्चों, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आज जो हमारी ये लाइव क्लास है, क्लास 11th के बच्चों के साथ है। चलो, तो अब शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ बच्चों आज हम क्या करेंगे। तो आज हमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो हम पढ़ चुके हैं आपके साथ, पहले ये बताओ किस किस बच्चे ने मेरे साथ पूरी कंप्लीट तैयारी कर ली है। चैप्टर 1 था इंट्रोडक्शन का, चैप्टर 2 था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। ठीक है, सारे लेक्चर्स प्रॉपर नोट्स जिसने देख लिए हैं, बना लिए हैं। तो आज इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट पहले मैं आपसे पूछूंगा, फिर आपके जवाब देखूंगा, और कुछ क्वेश्चंस मैं खुद डिस्कस कर लूंगा। ठीक है ना? चलो, तो अब हम शुरू करेंगे, लेकिन बच्चों ये है कि मैं फिर सिर्फ आपके आंसर पर फोकस करूंगा। अदर क्वेरीज में अभी नहीं लूंगा। अदर क्वेरीज कोशिश करूंगा या तो बाद में लूंगा या क्वेश्चन के बीच बीच में लेंगे हम। तो अब आप सबसे पहले ये बताओ कि सब बच्चे आप तैयार हो आज की तैयारी करने के लिए मेरे साथ? तो एक थम्स अप भेज दो बस चैट में, तो मैं समझ जाऊंगा कि हम शुरू कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से बस मुझे बताओ कि क्या आप तैयार हो? शुरू करें आज का कार्यक्रम। ठीक है, तो कई बच्चों ने तो कंप्लीट कर रखा है, बच्चे कह रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया बात है ये तो। चलो, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो बच्चे हैं तैयार? ओके, ठीक है, तो थम्स अप आ गए बच्चों, आपके थम्स अप आ चुके हैं मेरे पास। चलिए जी, शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, इफ एमओसी इंक्रीजेस, अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होता है, द शेप ऑफ पीपीसी विल बी। तो पीपीसी की शेप आपको बतानी है कि क्या होगी, बताइए। तो अगर एमओसी इंक्रीज करेगा तो पीपीसी की शेप क्या होगी? तो आपके पास, आप देख रहे होंगे, पोल भी आ गया होगा। अगर आपको पोल पे आंसर करना है, पोल पे आंसर कर सकते हो। कमेंट करके आंसर करना है, कमेंट करके आंसर कर सकते हो। चलो, ठीक है, तो भेजते रहना जल्दी आंसर फटाफट। ठीक है जी, तो 3% बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी, तो उनका गलत हो गया जी, 3% बच्चों का। तो सब बच्चों को याद रखना है कि अगर एमओसी इंक्रीज करेगा तो पीपीसी का शेप क्या रहेगा? कॉनकेव रहेगा, है ना? इसकी शेप को बोलते हैं बच्चों कॉनकेव। तो एक बार जल्दी से बता देता हूँ जो भूल गया हो। एमओसी जो होता है, जब वो इंक्रीजिंग होता है तो शेप कॉनकेव बनता है।
अगर एमओसी कांस्टेंट रहेगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, और अगर एमओसी डिक्रीजिंग होगा बाय चांस तो फिर कॉन्वेक्स बनेगा। तो हमको ये बातों का ध्यान रखना है। चलो इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है व्हाट डज ए पॉइंट बिलो पीपीसी शो। तो अगर मान लो कोई पॉइंट बिलो पीपीसी है ना, ये पीपीसी है और इस पीपीसी के अंदर ये कोई काले रंग की बिंदी है, तो ये क्या शो करेगी, बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 2। तो वेरी गुड, रितिका रॉय ने सबसे जल्दी सही आंसर दिया, सुदर्शन का भी सही आ गया, वेरी गुड रितिका जी। तो इसे बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, शाबाश, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए पीपीसी रोटेट अलोंग द एक्स एक्सिस ऑल्सो। क्या पीपीसी एक्स एक्सिस पर रोटेट कर सकता है। एक्स एक्सिस पर रोटेट करने का मतलब होता है जी प्यारे प्यारे बच्चों कि मतलब एक्स एक्सिस पर क्या पीपीसी आगे या पीछे ऐसे भाग सकता है। तो बताओ क्वेश्चन 3, क्या पीपीसी ऐसा हो सकता है। बच्चों आप अपने कमेंट में ना क्वेश्चन नंबर भी लिख देना, ऐसे लिख देना जैसे 1 का ए बता रहे हो तो 1A, या 2 का बता रहे हो तो ऐसे लिख देना 2C। तो मुझे पता रहेगा कि आपका कमेंट किस क्वेश्चन के लिए। कहीं बच्चा पता चला 2 का भेज रहा हो, मैं 3 का समझ रहा हूँ। ओके, तो सही आंसर आ गया है जी, यस बिल्कुल हो सकता है, वेरी गुड। तो पीपीसी रोटेट हो सकता है, हमने टॉपिक भी पढ़ा था। चलो क्वेश्चन 4, ये बढ़िया बात है, अब देखते हैं। माइक्रोस बच्चों एक टर्म होता है MICROS, माइक्रोस, जिसका मतलब है स्मॉल। तो ये कौन से वर्ड से बिलोंग करता है, ये बताना है आपको, ठीक है ना। माइक्रोस जो है ये कौन से वर्ड से बिलोंग करता है, बताओ। ग्रीक वर्ड, वेरी गुड, अल्फा मैस्कॉट ने बताया। तो माइक्रोस जो है बच्चों ये एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका वैसे मतलब होता है स्मॉल या हाउस होल्ड कहते हैं। तो जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसका डेरिवेशन जो हुआ था वो माइक्रोस वर्ड से हुआ था, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। इसी तरह जब आप 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो मैक्रो का जो डेरिवेशन हुआ था वो मैक्रोस वर्ड से हुआ था, है ना, वो भी एक ग्रीक वर्ड है। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे बच्चे जी, टू विच फैक्टर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। बताओ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इनमें से किससे रिलेटेड होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपने इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होती है, और हमने इसका एक आंसर भी लिख रखा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, वेरी गुड, अंजलि नागवानी का मेरे पास आंसर आया है सही पहले, जल्दी, सी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इंडिफरेंस कर्व डिपिक्ट्स। इंडिफरेंस कर्व जो है बताओ ये क्या दर्शाता है, ये क्या दिखाता है इंडिफरेंस कर्व। याद है ना आईसी बनाया था हमने, मैं इधर बना देता हूँ। तो इंडिफरेंस कर्व क्या डिनोट करता है। वेरी गुड, तो रितिका रॉय का मेरे पास आया बिल्कुल सही आंसर। इंडिफरेंस कर्व ये डिनोट करता है कि आपका सेटिस्फैक्शन कितना है ना। इट डिनोट सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जितना आगे होगा जितना हायर होगा इंडिफरेंस कर्व उतना ज़्यादा हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन होगा। तो इंडिफरेंस कर्व क्या डिनोट करता है, सेटिस्फैक्शन, वेरी गुड। उसके बाद नंबर 7, ये मैंने आपको लिखवाया है नोट्स में एग्जैक्ट, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड। किसी भी कमोडिटी की जो शक्ति है जिससे इच्छाएं पूरी की जा सकती है, पूर्ति, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, वेरी गुड। तो उन्नति राजपूत का मेरे पास आया सबसे पहले सही जवाब। तो वर्षा सैनी जी का गलत है, वर्षा सैनी जी आपका रॉन्ग है, ठीक है। यूटिलिटी, तो ये तो हमने लिखा है, यूटिलिटी की डेफिनेशन ही ये लिखी है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर
ऑफ ए कमोडिटी, है ना, कमोडिटी की वांट सेटिस्फाई करने की पावर। उसके बाद नंबर 8, बस 2 और करेंगे फिर स्कोरिंग करवाऊंगा कि 10 में से कितने हैं। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्ड बाय, चलो ये भी सिखाया था। इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को क्या बोलते हैं बताइए जी। तो भविका चोपड़ा, अंशुका खंडेलवाल, नैना चांदवानी, वेरी गुड, इनका बच्चियों का सही आया है, रितिका रॉय का भी सही आया है। MRS, वेरी गुड। तो इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लिखा था हमने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, चलो। एज वी मूव अलोंग द IC, जब हम IC में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, द स्लोप ऑफ IC टेंड्स टू, तो मतलब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो स्लोप क्या होता है IC का, वेरी गुड क्वेश्चन, बताइए। तो जब आप ऊपर से नीचे आते हो IC पर तो उसका स्लोप क्या होता है। तो रितिका रॉय का गलत, पारुल का गलत, ओ गॉड, करिश्मा गुप्ता का गलत। सबसे पहला सही जवाब है AK ऑफिशियल, ओके, और राजनंदिनी और कुणाल केसरी, वेरी वेरी गुड। तो ये बच्चे होशियार हैं, बाकी मुर्गे तो फंसे। डिक्लाइन, तो देखो समझो, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। जब आप इंडिफरेंस कर्व में ऊपर से नीचे आते हो, है ना, तो वैसे भी सोच सकते हो स्लोप का मतलब क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप का मतलब क्या होता है, MRS होता है। और आपने तो लिख रखा है कि MRS क्या होता है, हमेशा डिमिनिशिंग, या मतलब वो कम होता है, डिक्लाइन होता है। तो मैंने आपको सिखाया भी था कि अगर आप ये पानी वाले झूले पर हो तो आपको सबसे ज़्यादा डर ऊपर लगेगा, जैसे जैसे नीचे आते रहोगे आपका स्लोप कम होता रहेगा, है ना। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जैसे जैसे हम नीचे आते रहते हैं वैसे वैसे डिक्लाइन होता रहता है। चलो, तो 9th में बहुत सारे मुर्गे फंसे, तो अब बस 10th के बाद जब नंबरिंग करवाऊंगा तब देखना आपके नंबर एक तो कटेगा पक्का। चलो नंबर 10, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स, बताओ जल्दी से डायग्राम बनाते हैं, याद है ना। टोटल यूटिलिटी का डायग्राम था ऐसा, मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम था ऐसा। तो वो ये पूछ रहा है कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, बताओ। ओके, वेरी गुड, सही। तो ये तो हमने रिलेशन में लिख रखा है, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है ना, इस पॉइंट पर, तो मार्जिनल यूटिलिटी उस समय क्या होती है, जीरो होती है, MU इज जीरो, वेरी गुड। चलो, तो अब जल्दी से मुझे 10 MCQ में आपका क्या स्कोर रहा ये बताओ, क्योंकि फिर उसके बाद 11 से हमारे शुरू होंगे रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चन जो आपको जड़ से हिला देंगे। ठीक है, तो रितिका के तो आए हैं 9, मुझे पता था रितिका, क्योंकि तुम्हारा एक गलत था। और बताओ, जल्दी बताओ बच्चों मार्क्स। सुदर्शन के आए हैं 10, श्रेया के आए हैं 10, वेरी गुड, पंकज वर्मा के आए हैं 10, ओके, भविका के आए हैं 9, राजनंदिनी के आए हैं 8। तो कहीं ये बच्चे 10 वाले झूठ तो नहीं बोल रहे। ठीक है, 10, चलो बहुत बढ़िया। चलो, अब आपकी सिट्टी बिट्टी गुल होगी क्योंकि अब मुश्किल सवाल आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 से करना है। चलो, तो इसको तो ध्यान ध्यान से करेंगे, इसका मैं पोल भी बना देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 से करना है बच्चों, मैं पोल बना रहा हूँ जब तक आपके लिए, ठीक है ना। The determination of price in perfect competition market is study of microeconomics। कह रहा है जब हम एक बाजार में प्राइस को निकालते हैं तो वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है।
और उसका वो रीजन दे रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ओनली अफेक्ट्स इंडिविजुअल मार्केट एंड नॉट द इकोनॉमी एज अ होल। कह रहा है क्योंकि जब हम प्राइस को निकालते हैं तो वो खाली एक इंडिविजुअल मार्केट को अफेक्ट करता है, पूरी इकोनॉमी को नहीं करता एज अ होल। तो अब इस पर आपके क्या विचार हैं कि भाई क्या दोनों बातें ठीक हैं या दोनों बातें गलत हैं, या मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा ठीक लग रहा है? तो देखो कितना बड़ा फायदा हो गया पोलिंग में। देखो जी, 7% बच्चे कह रहे हैं ए, मतलब वो ये कह रहे हैं असर्शन गलत है। तो इनको तो भैया गधे पर बैठाया जाए और इनको जूतों की माला पहनाई जाएगी। तो ये तो बिल्कुल ही सरासरी गलत हो गए ये बच्चे, क्योंकि असर्शन तो बिल्कुल ट्रू बात है। आपका चैप्टर भी आएगा प्राइस डिटर्मिनेशन का माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है जी। उसके बाद 16% बच्चे कह रहे हैं कि जी रीजन गलत है। 27% बच्चे कह रहे हैं कि भाई रीजन सही नहीं है। तो ये भी गधे के पीछे घूमने की ही तैयारी कर रहे हैं। तो यानी कि ये सब बच्चे गलत हैं। तो मात्र 48% बच्चों का सही है। यानी कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल बात ठीक लिखी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसीलिए है ये क्योंकि ये खाली इंडिविजुअल मार्केट की बात हो रही है, एक यूनिट की बात हो रही है। हम पूरे इंडिया की या पूरे इकोनॉमी एज अ होल की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे इकोनॉमी एज अ होल की बात करते तब वो मैक्रो होता है ना। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है 11। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। चलो तो एक नंबर तो कटा। अब आ जाओ क्वेश्चन 12। ठीक है, क्वेश्चन 12 पोल बना रहा हूं जल्दी से। तो क्वेश्चन 12 का सर पोल रेडी है? हाँ बस रेडी है, ये लो जी। Scarcity is to be defined as a situation when demand for goods exceeds its supply even at zero price। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई देखो स्कैरिसिटी का मतलब है कि हमारी चीज़ों की मांग जो है, डिमांड जो है, मांग जो है वो ज़्यादा है पूर्ति से, है ना। लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, सप्लाई कम होती है, चाहे ज़ीरो प्राइस भी हो। तो स्कैरिसिटी कह रहा है उसे कहते हैं। रीज़न कह रहा है इस बात का कि अबेंडेंट इज अ थिंग ऑफ विच अवेलेबिलिटी इज लेस देन इट्स रिक्वायरमेंट इवन एट अ ज़ीरो प्राइस। कह रहा है अबेंडेंट का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ की कमी हो उसकी रिक्वायरमेंट की अपेक्षा में। तो बताओ इस बारे में आपको क्या कहना है? तो अब तो बच्चों क्वेश्चन मुश्किल आएंगे। ठीक है, तो करिश्मा ने तो हार मान ली, रितिका ने भी हार मान ली। ओके, तो उन्नति राजपूत आर्मी पारुल का सही है, वेरी गुड। चलो आओ मैं समझा देता हूँ। देखो स्कैरिसिटी किसे कहते हैं? स्कैरिसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, है ना। तो कमी कब होती है? कमी किस सिचुएशन को कहते हैं? जब किसी भी चीज़ की मांग ज़्यादा हो और उसकी पूर्ति जो है वो कम हो। तो आप यही कहोगे ना कि भाई कमी है, आपको चाहिए 10 चॉकलेट और बाजार में एक ही मिल रही है, तो इसका मतलब आप क्या कहोगे? कमी है। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है कि हाँ भाई। और दूसरा पढ़ो, दूसरा तो पढ़ के जिसे इंग्लिश आती है वो हंसेगा। कह रहा है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, भरपूर। तो कह रहा है अबंडेंट का मतलब है कि हमारे पास जो चीज है वो कम अवेलेबल है अपनी रिक्वायरमेंट से। तो ये तो बात बिल्कुल गलत कह रहा है, ये तो एक तरह से बिल्कुल उल्टा कह रहा है। बहुत ज्यादा का मतलब तो ये होता है कि अवेलेबिलिटी बहुत है। तो ये स्टेटमेंट तो वो गलत कह रहा है, शक्ल से ही पता चल गया। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है, तुक्के नहीं मारने हैं, लॉजिक समझो। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है पर दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन क्या है? सी। तो ये देखो इसमें कितने बच्चों का गलत हुआ, हे भगवान। सिर्फ 14% बच्चों का ही सही था। देख रहे हो हाल?
ये है आपकी तैयारी हाफ ईयरली की। चलो आगे अब 15वां क्वेश्चन। तो 15वें के लिए फिर से पोल बन रहा है, सॉरी 13th के लिए। वी हैव फॉर्मुलेटेड थ्योरीज और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स डिस्क्राइबिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कह रहा है कंज्यूमर बिहेवियर को बताने के लिए हमने कुछ थ्योरियां बनाई हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, ठीक है ना। और फिर वो कह रहा है रीजन, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज and consumers' choice on the allocation of his income to different uses are the principal issues we study to analyze consumer behavior। कह रहा है कि भाई कोई भी कंज्यूमर क्या चीज खाएगा, कितनी खाएगा, मतलब कितनी डिमांड करेगा, क्या उसकी चॉइस होगी, वो अपनी इनकम को कहाँ एलोकेट करेगा, मतलब कहाँ लगाएगा। कह रहा हम ये सब बातें पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में। चलो तो अब बताओ जी इसका आंसर। इसका भी मुझे पता है कि गलत करोगे। हाँ 13th का, वो पोल 13th का ही है, वो लिखा 15 है, वो 13 है, सॉरी। हाँ मौर्य कह रहा है कि सर टेस्ट मत लो। बेटा टेस्ट जिस दिन मैंने ले लिया, मैं तो इसी डर के मारे टेस्ट ले रहा, क्योंकि आप धड़ल्ले से जो फेल होंगे सब बच्चे, तो आपको भी दुख होगा और मुझे तो होगा। मैं तो इसलिए टेस्ट ले ही नहीं रहा डर के मारे। चलो तो देखो ये भी गलत। वेरी गुड। तो वेरी गुड, तो ये देखो ये है गड़बड़। इसका मतलब ये कि आप सिर्फ तुक्के मार रहे हो, या आप टीचर का खून जलाने आज बैठे हो। तो आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। तो देखो बच्चों जी, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे। क्वेश्चंस मुश्किल होंगे, इनमें तुक्का नहीं मारना। आप देखो कह रहा है कि कंज्यूमर बिहेवियर में हम कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ फॉर्मूलोज, मतलब फॉर्मुलेटेड थ्योरीज जो होती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं ना। ये बात सही है, क्योंकि आपने देखा एल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी थी, जे.आर. हिक्स की थ्योरी थी, तो कंज्यूमर बिहेवियर में थ्योरी थी। और वो इसका रीजन कह रहा है क्योंकि demand for goods and services and consumers' choice on allocation of his income to different uses are the principal issues we study to analyze consumer behavior। अब कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर जो हम स्टडी करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर क्या डिमांड करेगा, क्या चॉइसेस होंगी उसकी, कैसे अपनी इनकम एलोकेट करेगा। ये बात ट्रू है। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से ये स्टेटमेंट पढ़ के और उसको रीज़न लगा के पढ़ोगे कि क्या जो असर्शन दिया है उसका बिल्कुल वो सही रीज़न है, बिकॉज लगा के पढ़ो कि वी हैव फॉर्मुलेटेड थ्योरी ऑफ ए सेट प्रिंसिपल डिस्क्राइबिंग कंज्यूमर बिहेवियर बिकॉज, और आगे का पढ़ोगे तो वो सेंस नहीं बन रहा। तो मतलब ये कि स्टेटमेंट तो दोनों ट्रू हैं, परंतु रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन आपको बी टिक करना पड़ेगा एग्जाम में। देख रहे हो, ये है चालाकी। ओके, तो देख लो ये भी गलत। बात समझ आई? तो इसका सही ऑप्शन था बी। चलो सर बेइज्जती हो रही है तो सर आज, सर हम तो सोच रहे थे कि हमें बहुत आता है, और या तो आज सर बेइज्जतियां हो रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं कि क्या होगा। असर्शन कह रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज डिमिनिशिंग। कह रहा है एमआरएस जो होता है वो डिमिनिशिंग होता है। ठीक है, अब अपने आप दिमाग लगाना, खुद सोचो कि ट्रू है फॉल्स है क्या है। और इस बात का वो रीजन दे रहा है बिकॉज एज द कंज्यूमर इज हैविंग मोर एंड मोर ऑफ गुड वन, हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर टू हैव इट टेंड्स टू फॉल डाउन। तो कह रहा है गुड वन जब आप ज्यादा ज्यादा लेते रहोगे तो उसको रखने की इच्छा आपकी कम होती रहेगी, आपको लगेगा अब तो बहुत है, अब क्या करूं। चलो तो इस पर बताइए जी। सर ये मुश्किल है सर। ओके, तो इस बार फिर भी
बच्चों का ठीक है। ठीक है, तो ये बच्चों इस बार उसने सही बोला है ना, क्योंकि ये हमने लिखा भी था कि एमआरएस डिमिनिशिंग होता है ना, और इसका रीज़न भी यही होता है कि वो जो उसकी इंटेंसिटी होती है, मतलब कम होती है, उसको लगता है कि मैं जो सैक्रिफाइस कर रहा हूँ दूसरा गुड वो कम करता रहा हूँ, इसीलिए एमआरएस डिमिनिशिंग होता है। ओके, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ। बस लास्ट है रीजन असर्शन टाइप का, देखो कितनी हवा निकल गई आपकी। असर्शन में कह रहा है एज वी मूव अलोंग ऑन इंडिफरेंस कर्व वी फाइंड दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ गुड टू फॉर 1 यूनिट ऑफ गुड वन। कह रहा है जब हम इंडिफरेंस कर्व में मूव करते हैं आगे की तरफ, तो हम एक गुड जो सैक्रिफाइस करते हैं वो कम करना चाहते हैं, है ना। तो कह रहा है वी फाइंड दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ गुड टू। तो पहले तो देखो कि बात ये ठीक कह रहा है कि नहीं, खुद ही सोचो। और इसका वो रीजन दे रहा है बिकॉज द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो बताइए जी। हाँ, उन्नति स्कूल में नहीं पढ़ाया तभी तो, जब स्कूल में नहीं पढ़ा तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ छोड़ूंगा नहीं, ये आप ध्यान रखना, हम सब कुछ पढ़ेंगे, अब स्कूल वाले चाहे पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। बाकी अब है इंग्लिश मीडियम में है ये बच्चों के लिए क्वेश्चंस। चलो तो हमारे पास आ चुके हैं आंसर। ठीक है, तो वैसे तो कह रहा है कि अगर आप दोनों बातों को पढ़ोगे, एज वी मूव अलोंग ऑन इंडिफरेंस कर्व वी फाइंड दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ गुड टू, और इसका रीजन यही है बिकॉज द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो बात दोनों बेसिकली वैसे ट्रू हैं, है ना, और कारण भी सही है, क्योंकि वो कॉन्वेक्स शेप लेता है तो इसीलिए वो ऐसा होता है। कॉन्वेक्स शेप ना होती मान लो इसकी, तो फिर वो लेस एंड लेस सेक्रीफाइस ना कर रहा होता। फिर तो अगर मान लो स्ट्रेट लाइन होती बिल्कुल, तो फिर तो वो कांस्टेंट सेक्रीफाइस कर रहा होता, है ना। तो बात बिल्कुल उसने सही कही है, और बच्चे भी 60% बच्चों का सही है, वेरी गुड। चलो तो यहाँ तक जो है बढ़िया बात हो गई। तो अब बच्चों देखो मैं आपको बता देता हूँ फिर से, मेरी बात ध्यान से सुनना, मजाक में मत लेना। रीजन असर्शन टाइप के क्वेश्चन कई बार मुश्किल लगते हैं लैंग्वेज की वजह से, तो आप ज़रूर 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 या तो जो भी बुक आप फॉलो करते हो उस बुक के चैप्टर के एंड में दे रखे होते हैं उनसे प्रैक्टिस ज़रूर करना। वो आपके पास नहीं है तो मैं जो पीडीएफ शेयर करता हूँ उनसे ज़रूर करना, लेकिन कर ज़रूर लेना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। सर अब कुछ आसान चीज़ करवाओ जिसमें हम तुक्के मारे और नंबर फ्री में मिल जाएं। चलो तो अब हम आसान चीज़ करेंगे बच्चों, ट्रू फॉल्स। आ जाओ, हा अब मज़ा आएगा। चलो ठीक है, अब तुक्के नहीं मारने, जल्दी से आंसर बताना। नंबर 1, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड स्कैरिसिटी, फिर 20 हो जाएंगे ना, फिर 20 में से नंबरिंग करेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। चलो बताओ। कह रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है और स्कैरिसिटी जो होती है ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है ना, ये कह रहा है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे चॉइस की होती है ना, और स्कैरिसिटी तो आपको पता ही है कि भाई क्या है। तो कह रहा है कि ये दोनों रिलेटेड नहीं होते हैं। ओके, तो ये देखो, ये नमन बच्चा, ये नलायक, और कौन है मुर्गा, एक ये बच्चा क्लैश, ये नलायक, ठीक है, वेरी गुड। तो ये बच्चों फॉल्स है बहुत बड़ा, क्योंकि रिलेशन तो है, स्केर्सिटी और चॉइस की प्रॉब्लम का रिश्ता तो है, ये फॉल्स है। सेकंड, इकोनॉमी, एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज इन ए मैनर that it always operates on the PPC.
चलो बताओ। कह रहा है इकोनॉमी इस तरह से काम करती है कि वो हमेशा पीपीसी पर ही रहेगी। मतलब कह रहा है कि अगर मैं पीपीसी बनाऊं तो इकोनॉमी अगर काम करेगी तो उसकी बिंदी पीपीसी पर ही होगी हमेशा, ये बिंदियां ऊपर ही होंगी हमेशा। तो बताओ इस पर आपके क्या विचार हैं? ये देखो, करिश्मा गुप्ता ये भी नालायक। ओ माय गॉड। राजनंदिनी, नैना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? तो या तो बच्चों मैं पागल हूं जो मैं मान नहीं रहा, या आप नशे में हो। तो भाई इतना बड़ा ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है और बच्चे ट्रू भेजे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हाँ भाई हाँ, इकोनॉमी हमेशा पीपीसी पर ही काम करेगी। भाई बच्चा ये सोच रहा है क्यों करेगी, ऑलवेज क्यों ऑपरेट करेगी? क्या अंदर नहीं ऑपरेट करती? क्या आपने पढ़ा नहीं है कि भाई अंदर भी तो बिंदु हो सकता है? क्या पता इकोनॉमी में अंडर यूटिलाइजेशन चल रहा हो। तो आपने कैसे कह दिया कि भाई हाँ ऑलवेज ऑलवेज पीपीसी पर ही होगी? चलो तो बहुत बुरे नंबर कटे। उसके बाद नंबर थ्री बताओ। इफ देयर वर नो चॉइसेस इन रिसोर्स एलोकेशन, अगर मान लो रिसोर्स एलोकेशन में कोई चॉइसेस नहीं हो, ठीक है जी, इकोनॉमीज वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड। तो ऐसी तो कोई इकोनॉमी कह रहा है हो ही नहीं सकती। चलो अब ये बताओ। तो कह रहा है कि अगर मान लो रिसोर्स एलोकेशन में चॉइसेस की समस्या ही ना हो तो ऐसी इकोनॉमी तो कभी हो ही नहीं सकती। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? ओके, चलो ये सही है, ट्रू। कह रहा है सही है ना? तो भाई ऐसी इकोनॉमी हो नहीं सकती जिसमें चॉइस की समस्या ना हो, तो ये ठीक बात है। चलो नंबर 4। ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एंड बाइज कमोडिटीज एक्स एंड वाई। तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है और वो दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, एक्स और वाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो मजा आ गया बच्चों। तो टू कमोडिटीज की आपको कंडीशन याद ही नहीं होगी मुझे पता है, तो मैं लिख देता हूँ। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, कह रहा है अगर एक्स का दाम कम हो गया, ही स्टार्ट्स बाइंग मोर ऑफ एक्स देन वाई। चलो ये बता दो, फोर का बता दो, फोर का बता दो। फोर के लिए तो पोल भी बनाऊंगा मैं। फोर ट्रू या फॉल्स? तो याद है वैसे, चलो डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, अगर प्राइस एक्स का कम होगा, ठीक है, एक्स का प्राइस कम होगा, तो मैंने आपको बताया था क्या इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी, एम यू एक्स बाई पी एक्स जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा एम यू वाई बाई पी वाई से, है ना? ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब ये सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करेगा आपको ये बताना है। तो वो कह रहा है ही स्टार्ट्स बाइंग मोर ऑफ एक्स देन वाई, वो एक्स ज्यादा खरीदेगा वाई से। तो पंकज वर्मा नालायक, काशी प्रसाद मिश्रा नालायक। तो जो बच्चे फॉल्स कह रहे हैं इसका मतलब वो है नलायकों के सरताज। तो ये भी ट्रू ही है। चलो पांचवा, उसके बाद 20 में से स्कोर बताएंगे। पांचवे में कह रहा है द टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिगिंस टू डिमिनिश। बताओ, कह रहा है जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होना शुरू होगा तो टोटल यूटिलिटी भी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो टी यू एम यू का डायग्राम मैंने बना दिया। तो बताओ कि क्या ऐसा होता है, क्या इस बात से आप सहमत हैं? ओके, तो रिया जी कह रही हैं ट्रू, आर्मी जी कह रहे हैं फॉल्स, सलीम खान कह रहे हैं ट्रू, अंकित जी कह रहे हैं ट्रू। ठीक है, नेहा कह रही है हेलो भविका। तो हेलो नेहा, मैं भविका की तरफ से बोल रहा हूँ।
तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये नेहा नाम के पीछे कोई लड़का तो नहीं छुपा बैठा कहीं, तभी वो हेलो भविका भेज रहा है। चलो, तो ये भी बहुत बच्चों के गलत हैं, तो ये फॉल्स है। भाई टी यू स्टार्ट डिमिनिशिंग व्हेन एम यू बिगिंस टू डिमिनिश, ये तो गलत है ना। एम यू तो यहीं से डिमिनिश हो रहा है, देखो हरी वाले एरो, एम यू तो शुरू से ही डिमिनिश हो रहा है, लेकिन टी यू तो बढ़ रहा है ना, टी यू थोड़ी ना डिमिनिश हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो वो ट्रू है, तो ये बात गलत है कि नहीं ऐसा नहीं होता। एम यू डिमिनिश हो रहा है तो टी यू बढ़ भी रहा है, दोनों बातें होती हैं। चलो, तो अब मुझे 20 में से स्कोर बताओ कि 20 में से यहाँ तक किसके कितने स्कोर आ चुके हैं। सच सच बताना है, झूठ नहीं करना है, फिर मैं आगे लेके चलूंगा। चलो, तो अब सच सच बताओ। ओके नेहा। रेखा जी एडमिशन जो है अब तो शायद क्लोज हो गए होंगे। ठीक है, तो सुदर्शन के हैं 17 नंबर। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी कह रहे हैं दानिश खान की, सर समझा दीजिए। तो दानिश भाई, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब आप कोई गुड ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम करते हो ना, तो उससे मिलने वाली संतुष्टि कम होती रहती है, बस ये मतलब होता है। तो जैसे जैसे आप गुड ज़्यादा खाओगे वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन कम होगा, बस उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, श्रेया के 18 हैं, उन्नति के 15 हैं। सुपर हिट डांस एंड सॉन्ग एक करके बच्चा कह रहा है 20 आए हैं मेरे। तो सुपर हिट डांस एंड सॉन्ग, तुम्हारे अगर 20 में से 20 आए होते ना यहाँ तक, आंसर तो तुमने एक दिया नहीं, और तुम अब लिख के भेज रहे हो कि मेरे 20 आए हैं। तुम्हारे अगर वाकई में 20 आए हैं तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपीज का चेक दे दूं। ठीक है, हिमांशु के 16 हैं। ओके, ठीक है। ओके, चलो अब आगे। अब देखो बच्चों, एग्जाम के दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी। चलो अब वन ऑन वन खेलेंगे, जल्दी से बताओ। फिर मैं 3 नंबर वाले मैं कराऊंगा। मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है, जल्दी बताओ, सबसे पहले कौन आंसर देगा। जो सबसे पहले इसका सही आंसर देगा उसको 10 लाख रुपए दूंगा मैं। चलो, मैं देख रहा हूँ किसका सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, जतिन कह रहे सर मैं आपकी स्टोरी डालूंगा अभी, बताओ। ओके हर्षिता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला आंसर आ गया मेरे पास सही, तो उस बच्चे के लिए हम दाद देते हैं। तो बच्चे का नाम है भाई मैथ्स गुरु। तो मैथ्स गुरु आज हमारे बीच पधारे हैं, तो ये तो हमारा सौभाग्य हो गया कि आज साक्षात मैथ्स गुरु हमारे बीच आए हैं और उन्होंने सही आंसर दिया है। तो मैथ्स गुरु के लिए सभी बच्चे एक जोरदार तालियां बजा दें। तो भाई मैथ्स गुरु, आप आज यहाँ आए हमारे बीच और अर्थशास्त्र के जवाब दे रहे हैं आप। ओ माय गॉड। चलो ठीक है, मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट को कहते हैं, है ना। एक बच्चा सोशलिस्ट लिख रहा है, सोशलिस्ट नहीं है। चलो उसके बाद 18 का जल्दी वन ऑन वन आंसर। व्हाट डज स्लोप ऑफ पीपीसी शो, ये बता दो जल्दी से, वन लाइन का आंसर है। पीपीसी का स्लोप क्या शो करता है, बताओ। पीपीसी का स्लोप क्या शो करता है, मतलब शो करने का मतलब है उसका नाम बताओ। पीपीसी का स्लोप क्या शो करता है। ठीक है, हाँ हिमांशी वो भी लिख सकते हो, सही है। वेरी गुड। अर्पित पूछ रहा है आप कहाँ से हैं सर। तो अर्पित हम इस पृथ्वी से हैं। ओके, तो सही आंसर आ गए बच्चों। इसमें दो बातें लिख देना आप एग्जाम में, या तो आप लिख देना डाउनवर्ड स्लोपिंग और उसका नाम भी लिख देना एमओसी, है ना, क्योंकि
पीपीसी का स्लोप क्या होता है, नाम होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वैसे पूछे तो क्या शो करता है, डाउनवर्ड स्लोप है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। व्हाट इज मिंट बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जल्दी से बताओ, वन वर्ड आंसर है, नोट्स में लिखवा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है बताओ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आशु कह रहा है सर कट्टी, तो आशु भाई अब्बा, कट्टी वट्टी कुछ नहीं। वेरी वेरी गुड, सही आंसर आए हैं। रितिका रॉय ने बिल्कुल मुद्दे का आंसर भेजा है, ऐसे भेजो ना सब बच्चे। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है सिंपल वन वर्ड आंसर, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चलो ठीक है ना। तो अब भाई देखो, अब जिसे खेल मस्ती करनी है, जिसे पढ़ना नहीं है, या जिसने अब तक टाइम पास कर लिया, जिसको लगा कि आ हा, तो वो बच्चा अब जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर सेशन बेकार हो जाएगा, आगे का मतलब वो उसके लिए सेशन यहाँ पे ख़त्म। तो भाई बाय, जिसको जाना है, जिसको मस्ती करनी है, उसके लिए तो ख़त्म हो गया। क्योंकि अब जो आगे सवाल हम डिस्कस करेंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट होंगे, तो इसीलिए उसमें सिर्फ सिंसियर बच्चे ही मेरे साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे, बाकी नॉन सिंसियर बच्चे जो हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन 20 मैं सिखाऊंगा। ड्रॉ ए ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, क्वेश्चन आपसे कहेगा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बनाओ गिवन द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एमओसी, कह रहा है एमओसी भी निकालो व्हेन मोर एंड मोर गन्स आर प्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ ब्रेड। चलो तो देख रहे हो क्वेश्चन, तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ एग्जाम में आप किस प्रकार से कर सकते हो। तो आपको उसने जो टेबल दे रखी है हॉरिजॉन्टली, आप उसको वर्टिकल कर लेना, जैसे उसने लिखा गन और ब्रेड, ठीक है ना। तो आप दो कॉलम बना लेना, एक कॉलम बन गया गन का 0 1 2 3 4 5, दूसरा कॉलम बना लेना ब्रेड का, ब्रेड उसने कितनी दे रखी है 30 28 24 18 10 0, 30 28 24 18 10 और 0। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ने कहा कि पीपीसी बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का मतलब पीपीसी ही होता है, और उसने कहा कि एमओसी निकालना है। तो आप तीसरे कॉलम में एमओसी निकालेंगे, तो जिसने निकाला मुझे एमओसी की फिगर बताओ कि एमओसी की फिगर क्या आएंगी। चलो पहले मेरा आंसर दो, मैं फिर उसके बाद जो है फिर करूंगा, आपके डाउट बाद में लूंगा। ये लो, एक बच्चा पूछ रहा है कि आप कहाँ से हो दीपाली, तो तुम्हें पढ़ना नहीं है, मैं यहाँ सवाल करवा रहा हूँ, तुम लगे हुए हो कि तुम कहाँ से हो दीपाली। भाई दीपाली अपनी सैंडल का नंबर भेज दो इसको जरा, तुम कहाँ से हो दीपाली के बच्चे। वेरी गुड, तो श्रेया ने सही आंसर भेजा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, निक्की ने भी सही भेजा है, चिराग ने भी सही भेजा है। ठीक है, हाँ आर्मी, अभी डाउट बाद में लेता हूँ। तो देखो जी, पहला वाला होता है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, वो एनए छोड़ दिया। फिर उसके बाद बस आपको ये देखना है कि कितनी गिरावट हुई, है ना, ये सिखाया था ना। तो आपकी ब्रेड में कितनी गिरावट हुई, 30 से 28 तो 2, 28 से 24 तो 4, 24 से 18 तो 6, 18 से 10 तो 8, फिर 10 से 0 तो 10। तो इन्हें बोलते हैं गिरावट, है ना, इन्हें बोलते हैं गिरावट। अब सबसे मुश्किल सवाल अब देखूंगा कि कौन बच्चा बताएगा। अब उसने क्वेश्चन ने ये कहा कि इससे आपको एक पीपीसी भी ड्रॉ करना है। एग्जाम में तो खैर प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन चलो मान लो अभी हम बिना प्लॉटिंग के ऐसे ही कर रहे हैं। तो कौन इस पीपीसी का सही शेप बताएगा ताकि मैं सही पीपीसी बना पाऊं। चलो तो शेप आप बताओ। ओके,
बिजनेस स्टडीज अंकुर सर पढ़ाते हैं। ठीक है, कॉनकेव, वेरी गुड। तो इसका रीजन ये है क्योंकि आपका एमओसी बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीजिंग एमओसी है, तो आप बस इंक्रीजिंग एमओसी देख के एक कॉनकेव शेप वाला पीपीसी बना दोगे। ठीक है ना, बिल्कुल सही। और अगर यही एमओसी डिमिनिशिंग होता तो फिर आप कॉन्वेक्स शेप बना देते, और अगर यही कांस्टेंट होता तो फिर आप एक स्ट्रेट लाइन बना देते। ठीक है ना, चलो तो ये था बढ़िया क्वेश्चन 20। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21, ये भी 3 नंबर का है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि भैया आपको रीजन बताना है, तो अब आप इसमें मेरे को 1 on 1 बताते रहो। नंबर 1, पीपीएफ इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव कर्व। चलो तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, सबसे पहले जो सही भेजेगा उसको मैं यहाँ पे उसका नाम लिख के फिर शाबाशी भी दूंगा, ताकि आप ढंग से आंसर भेजो। तो बताओ कि पीपीएफ डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इसका क्या रीजन है? अच्छा रीजन। हाँ तो बताओ चलो। ट्रेड ऑफ तो चिराग नहीं है, ट्रेड ऑफ नहीं है, रीजन पूछ रहा है कि वो ऐसा क्यों है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ये पूछ रहा है। वेरी गुड, तो मेरे को मेरा आंसर मिल गया। होशियार बच्चे का नाम अब यहाँ लिखेंगे भाई। देखो तो सबसे पहले आंसर दिया है हमारे होशियार बच्चे का नाम है हिमांशु गेमिंग। तो हिमांशु गेमिंग तुम इसकी फोटो खींच लेना भाई, ठीक है, और बताना घर में सबको कि देखो आज सर ने मुझे शाबाशी दी है वर्चुअल, मैंने सबसे पहले सबसे सही आंसर दिया। वेरी गुड हिमांशु। तो हिमांशु ने ये आंसर दिया कि एक गुड को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे गुड को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसी वजह से पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये परफेक्ट रीजन है और यही लिखना है। चलो वेरी गुड, तो ये हो गया पहला आंसर सही। उसके बाद नंबर 2 फिर से रेस लग गई है, सही आंसर वाले बच्चे को शाबाशी मिलेगी। एन एफिशिएंट इकोनॉमी वुड ऑलवेज प्रोड्यूस ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट लाइज ऑन द गिवन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। चलो तो ये बताओ। कह रहा है कि भैया कोई इकोनॉमी जो एफिशिएंट होगी वो हमेशा ऑलवेज प्रोड्यूस ए कॉम्बिनेशन दैट लाइज ऑन द पीपीएफ, वो हमेशा पीपीएफ वाली बिंदी पर ही काम करेगी। बताओ क्यों? हाँ बिना पैसे तो मिलेंगे ही भाई। एक काम करना, हिमांशु गेमिंग के घर पे 10 लाख रुपए का चेक भिजवा देना। तो बस हिमांशु तुम दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ, आंखें लगा के टकाटक, एक कुरियर वाला आ रहा है बंदा बाइक पे, फटाफट 10 लाख का चेक लेके। तो जो सबसे जल्दी देगा उसे मिलेगा। तो अब देखो इसका सबसे सही जल्दी आंसर जो मेरे पास आया वो आया है चिराग मित्तल और स्तुति उपाध्याय। तो इन दोनों को ही शाबाशी दे देते हैं क्योंकि बिल्कुल बैक टू बैक एकदम से सही इनके आए। तो इन दोनों ने ये बोला क्योंकि इस बिंदी का मतलब है कि हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का करने का मतलब ही ये होता है कि हमारी इकोनॉमी क्या है, एफिशिएंट है, एफिशिएंट है। तो इसीलिए अगर पीपीसी के ऊपर बिंदु है तो मतलब ये कि वो फुल रिसोर्सेज है, और इसी वजह से इकोनॉमी को हम कहेंगे कि वो एफिशिएंट है। ठीक है, वेरी गुड। चलो उसके बाद नंबर 3, ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी is represented in the form of rightward shift of PPF। कह रहा है कि अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो वो पीपीएफ के राइट शिफ्ट से शो होगा। बताओ क्यों? तो भास्कर की तो दुनिया ही अलग है। भास्कर कह रहा है आउट ऑफ सिलेबस। तो ठीक है भास्कर भाई, तुम घर जा सकते हो, तुम्हारे लिए लाइव सेशन खत्म है यहीं, तुम आउट ऑफ सिलेबस लगे रहो।
तो हम तो तैयारी भी कर लेंगे, तुम आउट ऑफ सिलेबस ही छोड़ के आ जाना। ओके, तो इकोनॉमी का ग्रोथ रिप्रेजेंट होता है राइटवर्ड शिफ्ट से। तो स्टडी ने दिया आंसर, वेरी गुड। अनुष्का खंडेलवाल ने भी दिया, वेरी गुड। थैंक यू लक्ष्य गुप्ता भाई। तो अब पढ़ाई तो करो साथ में। ठीक है, सही दिया आंसर, बच्चों के बाद में भी आ गए। तो इकोनॉमी का ग्रोथ रिप्रेजेंट होता है राइटवर्ड शिफ्ट से, क्योंकि राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब एक तरह से हो गया कि हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए, इंक्रीज इन रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज बढ़ने का मतलब ये है कि हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएंगे तो मतलब इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो यही रीज़न होता है, बिल्कुल सही। चलो बहुत ही बढ़िया बच्चों जी, मज़ा आ गया। अब देखो कुछ 5 नंबरी क्वेश्चन जो हैं, 5 नंबरी 2 क्वेश्चन हैं। तो ये मैं आपको बस ओरली बता दूंगा कि क्या लिखना है ना, क्योंकि 5 नंबर का आप यहाँ पे तो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन आप ओरली सुन लेना। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड इन डिफरेंट इकोनॉमीज। ठीक है ना, तो बढ़िया क्वेश्चन है। मेरी बात को बस ध्यान से सुनना, मैं आपको खुद ही समझा दूंगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी, चलो ये बताओ। एक थी व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना, क्या बनाए। एक थी हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे बनाए। और एक थी फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप इन समस्याओं को कैसे सॉल्व करोगे अलग अलग प्रकार की इकोनॉमीज में। तो अब भाई अलग अलग प्रकार की इकोनॉमीज का मतलब है 2 प्रकार की इकोनॉमीज होती हैं आपके लिए। तो एक कौन सी होती है, कैपिटलिस्ट, और एक कौन सी होती है, सोशलिस्ट, है ना, जो हम पढ़ते हैं मेनली। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला कैसे सोचेगा कि क्या बनाना है, मतलब इस क्या दिक्कत को वो कैसे सॉल्व करेगा कि क्या बनाऊं मैं, तो पता है वो क्या सोचता है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालता है, एज पर कंज्यूमर्स वांट। कहता है जो कंज्यूमर चाहेगा मैं वो बनाऊंगा, एज पर कंज्यूमर्स वांट। फिर दूसरी समस्या कि कैसे बनाऊंगा, तो वो ये देखता है कि मैं ऐसे बनाऊंगा, उस टेक्निक को फॉलो करूंगा जिसमें मेरी कॉस्ट कम आएगी, जिसमें मेरा खर्चा कम आएगा, वो ऐसे बनाएगा। लेबर इंटेंसिव हो चाहे कैपिटल इंटेंसिव हो, जिसमें खर्चा कम आएगा। और वो पूछ रहा है कि किसके लिए बनाएगा। चलो ये आप बताओ, ये आप बताओ बच्चों कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला किसके लिए गुड्स बनाएगा। ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करो क्योंकि आप होशियार हो। सीए फाउंडेशन मई 23 का स्टार्ट होगा शिरीषा, अक्टूबर से एडमिशन ओपन होंगे, आपको डिटेल मिल जाएगी। ये लो जी, तो संजीव सिंह तो पता नहीं कौन से अलग ही दुनिया में है। निक्की जी कह रही हैं अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन, नहीं, वो नॉर्मल आंसर है। वो तो हमने जो नोट्स में लिखा बेसिक आंसर है, लेकिन यहाँ थोड़ा स्पेसिफिक बताना है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला किसके लिए बनाएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला, वेरी गुड। तो अंकित विश्वकर्मा मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुम्हें अभी 10 लाख रुपए का चेक बस मिलने ही वाला है। तुमने बिल्कुल सही बताया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला जो है ना, वो अमीरों के लिए गुड्स बनाता है हमेशा, क्योंकि उसे तो पता है कि पैसा कहाँ से मिलेगा, अमीरों से कमाऊंगा मैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला इसलिए रिच सेक्शन के लिए ज़्यादा गुड्स बनाता है। ठीक है ना, ये है इसका आंसर। अच्छा, अब सोशलिस्ट इकोनॉमी वाला वो कैसे समस्याओं को दूर करता है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो सरकार बोले वही बनेगा। कैसे बनेगा, जो सरकार डिसाइड करेगी वैसे बनेगा। किसके लिए बनेगा, जो सरकार डिसाइड करेगी उसके लिए बनेगा।
तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारा सोचना कौन करती है? सरकार करती है। वो जो कहेगी, जिसके लिए कहेगी, जैसे कहेगी, क्या कहेगी, वो सब डिसाइड करने वाली सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है और उस हिसाब से सेंट्रल प्रॉब्लम को दूर करते हैं। वेरी गुड। चलो ठीक है, तो समझ आ गया 5 नंबरी क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा देखो क्या रहा है 5 नंबरी क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये तो चलो डायरेक्ट है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको पता है क्या होता है। इलस्ट्रेट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस यूजिंग दिस कर्व। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे पता है आप में से कई बच्चों को नहीं आता, लेकिन आप बातें बना रहे होंगे ऐसे जैसे आपको बहुत आता है। तो क्या कोई बच्चा ये मुझे बता सकता है सच सच बिना झूठ बोले कि क्या आप व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम को पीपीसी पर बता सकते हो, समझा सकते हो विद द हेल्प ऑफ पीपीसी कि ये समस्या क्या है? पीपीसी की मदद से बताओ कौन कौन कर सकता है, सच सच बताना। ठीक है, तो संजीव जी कह रहे हैं नहीं। ठीक है अननोन भाई, अभी 12th के लिए भी लेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, जतिन भी कह रहा है नहीं। ठीक है वेरी गुड। श्रेया कह रही है हाँ। ठीक है, श्रेया बता सकती है। चलो तो सुनो बच्चों ध्यान से, अब मैं जो सिखाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे एग्जाम में वो व्हाट टू प्रोड्यूस बोले या हो सकता है हाउ टू प्रोड्यूस बोले या फॉर हुम टू प्रोड्यूस बोले, कोई भी बोले, आप तरीका सीख लो, एग्जाम में वही करना है। ठीक है, आप एक पीपीसी बना दो पहले। तो पीपीसी तो सिंपल बन गया। अब व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम में क्या होता है, एग्जाम्पल लिखवाया था आपको कि क्या बनाए, है ना, क्या बनाए। तो एक्स एक्सिस पर आप लिखो कंज्यूमर गुड, कि भाई एक ऑप्शन तो है कि मैं कंज्यूमर गुड बनाऊं। और वाई एक्सिस पर आप लिखो कैपिटल गुड, कि दूसरा ऑप्शन है कि मैं कैपिटल गुड बनाऊं, मतलब मशीन वशीन बनाऊं। तो फिर आप उसको ये डेमो करके दिखाओ कि मान लो इकोनॉमी एक ऐसे पॉइंट पर अभी ऑपरेट कर रही है जहां कैपिटल गुड तो बहुत कम है लेकिन कंज्यूमर गुड बहुत ज़्यादा है। तो मान लो इकोनॉमी ए पॉइंट पर अभी ऑपरेट कर रही है, तो या तो इकोनॉमी ए ऑप्शन चुन ले। ए ऑप्शन का मतलब है कंज्यूमर गुड्स बहुत सारे, कैपिटल गुड कम। लेकिन इकोनॉमी अगर उसको लगे कि नहीं भाई ये तो बात ठीक नहीं है, तो वो हो सकता है अपने कॉम्बिनेशन को चेंज करके बी पर भी ला सकती है। और बी का मतलब ये कि कंज्यूमर गुड कम बनाए और कैपिटल गुड ज़्यादा बनाए। लेकिन इकोनॉमी कभी भी दोनों गुड्स को ज़्यादा नहीं बना पाएगी, ये दिक्कत है, क्योंकि एक गुड को बढ़ाने के लिए उसे दूसरा गुड सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो भाई जो पीपीसी में गुड्स में हम वैसे भी पढ़ते हैं बात, वही बात की हेल्प से हम व्हाट टू प्रोड्यूस समस्या समझा देंगे कि भाई देखो क्या बनाएं। तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा कॉम्बिनेशन चुने। ए कॉम्बिनेशन चुनेंगे तो कैपिटल गुड कम होंगे, कंज्यूमर गुड ज़्यादा। बी कॉम्बिनेशन चुनेंगे तो कंज्यूमर गुड कम होंगे, कैपिटल गुड ज़्यादा। तो इसीलिए सरकार को ये समस्या आती है, इकोनॉमी को ये समस्या आती है कि हम क्या बनाएं। तो ये समस्या हमने पीपीसी पे दिखा दी बस। तो ये है बेसिकली। ठीक है ना। चलो उसके बाद 24, ये आपको बताना है बच्चों, जो बच्चा ये 24 का सही आंसर देगा उसको तो इतनी बड़ी शाबाशी मिलेगी मेरी तरफ से, इतनी बड़ी शाबाशी कि इसकी तो फोटो खींच के आप 2 साल तक मतलब अपनी दीवार पे टांग के रखना कि हम ऐसे भी होशियार बच्चे थे एक समय पे। लेट MUX इज इक्वल टू 20, PX इज इक्वल टू 4, MUY इज इक्वल टू 25, PY इज इक्वल टू 5, इज द कंज्यूमर इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ MUM इज इक्वल टू 5। चलो तो ये बताओ जल्दी से। नेहा द्विवेदी फिर कह रही है, नेहा द्विवेदी हेलो भविका। तो नेहा तुम्हें पढ़ना नहीं है क्या, या तुम्हें सब आता है, या तो मैं पागल हूं जो मैं यहाँ लग रहा हूं कि पढ़ाने में ध्यान, या फिर आप पागल हो चुके हो। कोई एक तो पागल है।
ओके, तो बच्चे कह रहे हैं यस, अंकित कह रहा है नो। चलो चेक करते। तो अगर यस नहीं निकला, अगर यस नहीं निकला तो मतलब ऐसी बेइज्जती होगी आप सब बच्चों की, ऐसी बेइज्जती होगी कि मैं क्या बताऊं। तो आपने कैसे करा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स निकाला, फिर एम यू वाई अपॉन पी वाई निकाला, वो बराबर होना चाहिए एम यू एम के। तो चेक करता हूँ, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स 20/4, एम यू वाई अपॉन पी वाई 25/5 और एम यू एम 5, क्या ये तीनों बराबर हैं? 20/4 5 आएगा, 25/5 भी 5 आएगा और ये तो 5 है ही। ओ माई गॉड। ठीक है, यस, ठीक है जतिन भाई, थैंक यू सो मच। तो जतिन पढ़ाई तो कर नहीं रहा, जतिन बस एक ही वो चिपका रहा है मैसेज। तो यस है इसका आंसर, ठीक है ना, सही भेजा था बच्चों ने। चलो 25 उसके बाद, डिफाइन इंडिफरेंस मैप, ये 1 नंबर का, ये मैंने आपको सिखाई रखा है कि जब बहुत सारे कलेक्शन ऑफ आईसीज यानी कि इंडिफरेंस कर्व का जो कलेक्शन होता है उसे हम इंडिफरेंस मैप बोल देते हैं। तो बहुत सारे इंडिफरेंस कर्वों को इंडिफरेंस मैप बोल देते हैं। 26, ये मुझे पता है कि किसी को भी नहीं आता, एक बार सच सच बताना, ये आप कर लोगे अपने आप, एक बार बताओ। बेहतरीन क्वेश्चन है, डिराइव लॉ ऑफ डिमांड। हालांकि अगले डिमांड चैप्टर का तो मैं छोड़ देता हूँ, चलो तो इसको अभी स्किप कर दो, लेकिन ये बाद में सीखेंगे हम, डोंट वरी, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यूटिलिटी अप्रोच की जो कंडीशन होती है ना, एम यू इज इक्वल टू प्राइस, उसकी मदद से हम लॉ ऑफ डिमांड निकालते हैं। तो हम करेंगे लेक्चर में आगे, लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ हल्का सा बस। तो आपको यूटिलिटी अप्रोच याद है? हाँ सर, यूटिलिटी अप्रोच याद है। यूटिलिटी अप्रोच क्या थी कि भाई एम यू एम जो है वो प्राइस के बराबर होता है ना। तो हमने एक एम यू एम का कर्व बनाया था कि एम यू का कर्व क्या होता है, ऐसा होता है। तो एम यू का कर्व क्या कहता है कि अगर आप अपनी क्वांटिटीज बढ़ाओगे, है ना, मान लो आप अपनी क्वांटिटीज बढ़ाते हो 1 2 3 4, तो जैसे जैसे आप क्वांटिटीज बढ़ाओगे तो आपके एम यू की वैल्यू कम होती रहेगी। तो मान लो पहले 10 थी, फिर 8 हो गई, फिर 6 हो गई, है ना, फिर 2 हो गई, मतलब इस तरह कम होती रहेगी। एम यू का कर्व यही होता है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कहता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये कहता है कि ये एक ऐसा पॉइंट या ऐसी सिचुएशन है जब एम यू जो है वो किसके बराबर हो जाए, प्राइस के बराबर हो जाए, है ना, एम यू किसके बराबर हो जाए, प्राइस के। तो अब बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं कह रहा हूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर एम यू जो है वो प्राइस के बराबर है, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूं ना, एम यू की जगह प्राइस लिख सकता हूं। तो अब देखो मेरी चालाकी, अब मैं एम यू की जगह प्राइस लिख दूंगा। ओके, मैं कह रहा हूं ये प्राइस है। इसी तरह वाई एक्सिस पे भी मैं कह रहा हूं एम यू की जगह एम यू हटा के कि ये प्राइस है, 10 रुपए, 8 रुपए, 6 रुपए। तो भाई क्या ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बन गया कि जैसे जैसे मेरा प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे मेरी क्वांटिटी बढ़े जा रही है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस कम क्वांटिटी बढ़ी, प्राइस कम क्वांटिटी बढ़ी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड ही तो बन गया। तो ये बेसिकली एक हॉट क्वेश्चन होता है कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की उस कंडीशन को इस्तेमाल करके ये प्रूफ कर देते हैं कि भाई ये डंडा जो है, ये कर्व जो है, ये लॉ ऑफ डिमांड वाला डिमांड कर्व ही है। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन। तो मुझे पता है अभी आप सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या आ गया, लेकिन जब आप डिमांड भी पढ़ लोगे तब आप कहोगे कि हाँ सर ये था मजेदार हॉट क्वेश्चन। चलो 27, अब 27 ये बताओ कि 27 आपको याद है या नहीं, बस ऑनेस्ट आंसर देना है। एक्सप्लेन द हायर आईसी प्रोवाइड हायर सेटिस्फेक्शन, 3 नंबर में मैंने नोट्स में सीधा लिखवा रखा है। वैसे तो ये प्रॉपर्टी होती है कि जब ज़्यादा आईसी हो तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है ना, ऐसे बनवाया था 2, मान लो ए बंडल और बी बंडल,
तो कंज्यूमर जो है उसको बी बंडल पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस मोनोटॉनिक होती है। तो वो जिस कॉम्बिनेशन में उसको ज़्यादा गुड मिलेंगे वो कॉम्बिनेशन ले लेगा। तो हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन, है ना, याद है, ठीक है, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद 28, चलो ये एक दो आप बता दो, मैं मान जाऊंगा कि आपको याद है। What are the assumptions on which law of DMU is based? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के चलो assumptions बताओ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। हाँ ऋषभ, तो देखो पढ़ना शुरू करो मेरे भाई, समझो। आप जब वीडियो लेक्चर से पढ़ते हो, जिस समय आप सभी बच्चों को कह रहा हूँ, आप उस समय सिर्फ एक नॉलेज ले रहे हो, वो तो स्टेप 1 है, या अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, वो तो स्टेप 1 है। उसके बाद लर्निंग आती है, उसके बाद प्रैक्टिस आती है डायग्राम की, उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं बुक के जो आप खोल ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे, तो कैसे होगा एग्जाम में। क्वेश्चंस का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। कंटेंट्स पढ़ना देखना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। वेरी गुड। तो भैया सही आ गए हैं, प्रवीण कुमार यादव ने भेजा कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए, बिल्कुल सही, कोई गैप नहीं होना चाहिए, लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, वेरी गुड। सुदर्शन जी ने भेजा कंज्यूमर रैशनल होता है, वेरी गुड, सही। और भविका ने बिल्कुल सही भेजा, नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि एक बर्गर तो चीज बर्गर है और एक बर्गर जला हुआ बर्गर है, सारे बिल्कुल सेम क्वालिटी के होने चाहिए। बढ़िया, तीनों अजम्पशन सही, बिल्कुल सही। चलो उसके बाद 29 जो बच्चा बता देगा उसके तो एग्जाम में पक्का अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप मेरे से लिखवा के ले जाओ अभी घर से ही, 100% श्योर शॉट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम का मैंने पहले ही लीक करवा दिया, ठीक है ना। चलो 29 आ जाओ। एक कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स, ठीक है, कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम करता है, एक्स एंड वाई, हुज प्राइजेज आर 4 रुपए एंड 5 रुपए, ठीक है। तो कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम करता है जिनके दाम कह रहा है 4 रुपए हैं और 5 रुपए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा है इफ द कंज्यूमर चूजेज, अगर कंज्यूमर चूज करता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू गुड्स विद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, कह रहा मार्जिनल यूटिलिटी x की 5 है एंड दैट ऑफ y इक्वल टू 4, और मार्जिनल यूटिलिटी y की 4 है, ठीक है। इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम, तो आपको ये बताना है कि क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है। चलो पहले तो ये बताओ, ठीक है अननोन भाई, बोर्ड्स का रिवीजन कर लेंगे लाइव में, बोर्ड्स का तो करेंगे ही, बोर्ड में तो अभी बहुत टाइम है, हम तो प्री बोर्ड का भी कर लेंगे। तो ग्रेट फैन आर्मी कह रहे हैं कि नहीं है, तो ग्रेट फैन आर्मी को कैसे पता कि नहीं है, क्या उन्होंने चेक करा कंडीशन लगा के, एम यू एक्स बाय पी एक्स और एम यू वाई बाय पी वाई, तो एम यू एक्स है 5, पी एक्स है 4, एम यू वाई है 4, पी वाई है 5, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो आ रहा है 1.2, वो आ रहा है 0.8, हाँ तो सही बात कह रहे हैं। तो ये तो बच्चों बराबर नहीं है, नो, ठीक है, नो। तो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है, नो। अब अगला जो बताएगा इसका मतलब उसने सब कुछ सही समझा है। वॉट विल द रैशनल कंज्यूमर डू इन दिस सिचुएशन, बताओ रैशनल कंज्यूमर अब क्या करेगा इस सिचुएशन में, रैशनल कंज्यूमर अब क्या करेगा इस सिचुएशन में। बहुत बढ़िया हिमांशु गेमिंग भाई, तुमने तो आग ही लगा रखी है आज। तो हिमांशु गेमिंग भाई का बिल्कुल सही, तो आपको लिखवाया था कि जब एम यू एक्स बाई पी एक्स ग्रेटर होता है एम यू वाई बाई पी वाई से, तो बस आपको एक ही लाइन आंसर लिखना है कि वो फिर ऐसे में कंज्यूम करेगा मोर गुड एक्स, ही विल कंज्यूम मोर गुड एक्स, वेरी गुड, सही जवाब।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका सही हो गया बच्चों, मजा आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। बस 2 क्वेश्चन खत्म होने वाली है बच्चों कहानी। बहुत बढ़िया, आपने खींच लिया आज तो। 30 डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना एग्जाम में देखो क्या पूछ रहा है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एमआरएस बाय गिविंग एग्जांपल। तो इसमें तो आप मेरा नोट्स वाला वही एज इट इज चेप लेना है ना। एमआरएस क्या होता है, डेल्टा गुड सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय डेल्टा गुड गेन, उसकी कहानी आ गई। फिर वो कह रहा है व्हाट हैपेंस टू एमआरएस। एमआरएस का कह रहा है क्या होगा अगर कंज्यूमर मूव डाउनवर्ड अलोंग द इंडिफरेंस कर्व। तो ये बताओ चलो सेकंड पार्ट। तो आप उस पानी वाले झूले में जब ऊपर से नीचे फिसल के आओगे, तो जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो वो पूछ रहा है कि एमआरएस क्या होगा। ये आंसर कौन बच्चा बताएगा, बताओ। ऊपर से नीचे फिसल के आओगे तो एमआरएस का क्या होगा। वेरी गुड संजीव सिंह, संजीव सिंह का सही, रोजी का सही। डिक्लाइन होगा, हमने पहले भी एक क्वेश्चन करा था ना, तो बस आपको यही ध्यान रखना है। तो इंडिफरेंस कर्व में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एमआरएस क्या करता है, डिक्लाइन करता है। और फिर आप आगे वो वाला आंसर लिख दोगे जो मैंने लिखवाया है रजिस्टर में कि वाई एम आर एस इज डिमिनिशिंग, है ना, क्योंकि वो रीजन भी पूछ रहा है कि गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आप यही बताओगे कि एम आर एस डिमिनिशिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि कंज्यूमर एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए लेस एंड लेस सेक्रीफाइस करता है दूसरे गुड का, है ना। वो वाला क्वेश्चन आप देख लोगे, बिल्कुल सही। ठीक है, तो दिव्यांशु जी पूछ रहे हैं सर आपके नोट्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बताओ कौन बच्चा बताएगा कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो, ठीक है ना। हमारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी आरकेजी इंस्टीट्यूट की, ठीक है ना। तो आप उस पे जा सकते हो, इस तरह से गूगल पे सर्च करना, ये आपको मिल जाएगा आरकेजी इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये वेबसाइट आ गई। अब इस वेबसाइट पे आपको कहाँ जाना है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है ई लाइब्रेरी पे। दिखाई दे रहा है ई लाइब्रेरी ऊपर छठे नंबर पे, ई लाइब्रेरी, इस पे जाना है। ई लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे फिर आपको जाना है क्लास नोट्स पे। ठीक है, क्लास नोट्स पे क्लिक कर दिया। बस क्लास नोट्स में ये देखो जी, कक्षा 12वीं के आ गए सारे, कक्षा 11वीं के देखो आपके आ गए अकाउंटेंसी के सारे, मतलब जितना पढ़ लिया अभी तक, ये नहीं कि सारे मतलब सारे। कक्षा देखो 11वीं का ये रहा, माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गया, ये रहा डाउनलोड कर लेने का। ऐसी बिजनेस स्टडीज का ये रहा, सारा सब मामला आपको यहाँ मिल जाएगा। और भी बहुत कुछ अपलोड होगा लेकिन इसी पेज पर होगा। तो इस पेज को अपना सेव कर लो या माथे पर अपना टैटू बनवा लो इस लिंक का। तो सारे नोट्स यहीं पे डाउनलोड होने के लिए मिल जाया करेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब लास्ट क्वेश्चन और फिर उसके बाद छुट्टी बच्चों, फिर आप अपने रास्ते में अपने रास्ते आ जाओ। हाँ 5 नंबर। अच्छा ये बताओ भाई, कहीं आपके 5 नंबर तो नहीं कटते, कहीं आप उनमें से तो नहीं हो। किस किस बच्चे के 5 नंबर पक्के हो चुके हैं वो एक बार बता दो। अच्छा, जब तक मैं लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है। व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इफ द कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड। अच्छा, ठीक है, तो 5 नंबर नहीं कट रहे हैं, कई बच्चे कह रहे हैं। वेरी गुड। तो एक कंडीशन तो देखो सबने बता दी चौड़ में, एम आर एस इज इक्वल टू एम आर ई। ठीक है, तो ये तो हर बच्चे को याद होता है कि भाई इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है वो बजट लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन तो चलो ठीक हो गई। अब दूसरी कंडीशन बताओ चलो, इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन क्या है। ठीक है भाई, तो देखो 5 नंबर जिनके कट रहे हैं तो उन्हें तो फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर। लिंक्डइन पे तो चलो अभी आप छोटे हो, इंस्टाग्राम पर तो फॉलो करना पड़ेगा।
तभी तो मजा आएगा। लो जी। ना 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 मुन्ना ना। बच्चा कह रहा है सेकंड कंडीशन है कि आईसी या बजट लाइन शुड बी टेंजेंट। वो पहली ही है। वो तो पहली ही है कि बजट लाइन इज टेंजेंट टू आईसी। वो तो उसी मैथमेटिकल इक्वेशन की अंग्रेजी है। सेकंड कंडीशन बताओ। तो सुदर्शन कुमार बाबू ऑलमोस्ट ठीक है, बस ऑलमोस्ट। सेकंड कंडीशन चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से पढ़ा करो, नोट्स में सब लिखवा रखा है। ये तो छपा हुआ है पहले से कि भाई MRS should be diminishing, that is IC should be convex। हाँ ये है सेकंड कंडीशन कि भाई MRS इज इक्वल टू MRE, वो तो है ही है। और सेकंड कंडीशन है कि MRS जो है वो डिमिनिशिंग होना चाहिए, मतलब IC शुड बी कॉन्वेक्स होना चाहिए। फिर सेकंड पार्ट में उसने ये पूछा कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होंगी तो क्या होगा। तो पता है इसमें आपको डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम याद है? नहीं सर। और आपको वो 2 पॉइंट्स बताने हैं जो मैंने आपको सिखाए थे। एक पॉइंट में आप ये बताओगे कि अगर MRS बड़ा होगा MRE से तो क्या होगा, वो पूरा पैराग्राफ लिखना है आपको। और एक पॉइंट आप ये बताओगे कि अगर MRS लेस देन होगा MRE से तो क्या होगा। तो आप फिर अल्टीमेटली ये कहोगे कि हेंस हम ये कहेंगे कि इक्विलिब्रियम वो वाला पॉइंट होता है जहां MRS और MRE बराबर होता है। तो ये आपको नोट्स में से चेप के आंसर लिखना पड़ेगा, तब आपको मिलेंगे पूरे 5 या 6 नंबर। ये था क्वेश्चन, है ना। चलो 12th का लूंगा भी एग्जाम से पहले लाइव। तो अब बताओ मेरे प्यारे प्यारे भोले मासूम बच्चों, आपको टोटल मैंने आज पता है 65 मार्क्स के क्वेश्चंस करवा दिए चैप्टर 1 और 2 के, बैठे बैठे आपको पता भी नहीं चला मस्ती मजाक में। तो क्या आप सोच सकते हो कि कभी आपने 1 घंटे में अंदर, या मतलब 1.5 घंटे के अंदर 65 मार्क्स की पढ़ाई कर ली, और वो भी सारी इंपॉर्टेंट? नहीं सर नहीं, ये तो हम 1 हफ्ते में भी नहीं कर पा रहे। पॉइंट एच वाला भी लिख सकते हो हिमांशु, और अदरवाइज नहीं भी लिखोगे तो इस वाले क्वेश्चन में चल जाएगा। चलो तो अब ये बताओ कि आज जो हमने सब पढ़े क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई? तो भेजो यस, और वीडियो को लाइक कर दो चाहे, तो भी पता लग जाएगा कि आप भी अटेंटिव हो और मैं भी अटेंटिव हूँ। ठीक है चलो, तो भविका जी को तो बहुत मज़ा आया, थैंक यू, वेरी गुड। ओके जतिन भाई, तो बहुत 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 मज़ेदार रहा बच्चों, आज तो मज़ा आया मुझे तो बहुत, और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला ही होगा। ठीक है, वेरी गुड। दिव्यांशु, रोजी, निकी, पारुल, संजीव, दिव्यांशु, यस सर। ओके कोमल जी। चलो अकाउंट्स क्लास शुरू, हाँ सुदर्शन 9 बजे शुरू होगी अकाउंट्स क्लास। 9 बजे बच्चों है जर्नल की क्लास, ठीक है ना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी उनकी 9 बजे है। ओके जी। CUET के लिए तो शुभम अभी टाइम है, अभी अगर आप 11th में हो, 12th क्लास में शुरू करेंगे कुछ समय बाद। ठीक है निकी, मज़ा आ गया, ओके। चलो तो बहुत बहुत मज़ा आया बच्चों मुझे भी। तो आप सभी प्यार भरे मतलब प्यारे प्यारे भोले मासूम बच्चों को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार। खुश रहिए हमेशा हमेशा, हेल्दी रहिए हमेशा हमेशा, और अपने एग्ज़ाम की तो जमकर तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। चलो तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है हाफ ईयरली की, सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम कर लेंगे। तब तक आप अपनी रेगुलर पढ़ाई करते रहना, रेगुलर वीडियो से आज अपने
लेक्चर से नोट्स कंप्लीट करते रहना और बुक से प्रैक्टिस करते रहना। चलो ठीक है ना। तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, है ना। आज क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए, तो नेक्स्ट क्लास कुछ ऐसा रख लेंगे जिसमें हम डाउट्स रख लेंगे अपने, और जिसमें हम जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उन्हें डिस्कस कर लेंगे, उन्हें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।